होल्डर्स हैं, चाहे अपने अपने ज्ञान के हिसाब से पानी के बारे में, इसका अच्छा प्रबंधन, पानी की उपलब्धि, पानी की का इसका उपयोग, पानी की रिसाइकलिंग, पानी का रीयूज, जैसा कल एक विषय रखा था उस हिसाब से हमने आज पहले 3 सत्रों में अपनी चर्चा की है और फिर अब समापन के इस समय पर फिर एक बार उसको सारे को समाप्त करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ यहाँ विचार किया गया है, संबंधित लोगों ने ध्यान किया, उसका एक रोड मैप बना करके और आगे अपने को 2 साल की योजना इस पर आगे बढ़ना है। इससे पहले भी हमने 2020 में 2 साल की योजना बनाई थी, उस 2 साल की द्विवार्षिक योजना में काफ़ी काम किए, लेकिन विषय इतना बड़ा है, इसमें जितना करें उतना ही कम लगता है, तो इसको और गति से आगे कैसे बढ़ाएंगे, आपके सुझाव और आप जो यहाँ चिंतन मंथन हुआ है उसके आधार पर करेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे बीच में आज श्री राजेंद्र जी, जिनको हम वाटरमैन इस नाते से उपाधि दी हुई है, क्योंकि इतनी चिंता ये करते हैं कैसे कहाँ पानी का एक एक बूंद को बचाया जाए और इसका उपयोग किया जाए। इनके बहुत प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, इनके साथ 1-2 जगह पर मेरा रहना भी हुआ है। एक पीछे संगोष्ठी हरियाणा निवास में हमने की थी, तब भी आप आए थे। एक नूह जिला में हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तब भी आपसे मिलना हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत महानुभाव जो पानी के विषय पर काम कर रहे हैं। तो इस नाते से आज का जो दिन का सत्र हुआ, खास करके पानी का ट्रीटमेंट और पानी की उसका पुनरुपयोग कैसे करना है, उस पर जो जो बातें आपके सामने आई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नए विचार आपके पास ज़रूर होंगे। कोई सुझाव अगर आप देंगे तो उनका स्वागत होगा। कोई भी शुरू कर सकते हैं। बांगड़ जी सर, आपकी एक इजाज़त से सर, इन्होंने जैसे आपने जिक्र किया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो कह रहे थे कि सीएम साहब नहीं है जल पुरुष जो है, लेकिन पीछे से एक बात की वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि आम तौर पे जल के ऊपर चर्चाएं होती हैं, बात कहते हैं, सुनी जाती है और फिर चले जाते हैं। कहते हैं सीएम साहब की एक विशेषता है, अभी है नहीं यहाँ, कि वो जब बात सुनते हैं उसके बाद वो कर डालते हैं उसको। तो कहते हैं मेरे यहाँ नूह में ये उनके साथ बात हुई थी, तो उसके बाद से इन्होंने फॉरेस्ट के साथ जो भी प्रॉब्लम थी रिजॉल्व करके 30 पॉन्ड्स बनाए हैं सर वहाँ पे। और इन्होंने आज ये घोषणा की कि मुख्यमंत्री महोदय जी का सपोर्ट और प्रशासन का रहा तो 300 पॉन्ड ये नूह में बनाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बात थी सर। दूसरी एक छोटी सी बात बस सर, मैं 2 लोगों का धन्यवाद खास तौर पे, हमारे प्राइमस पार्टनर और मानव रचना इंस्टीट्यूट, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है सर, तो इनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सभी सत्र से पहले बाकायदा सारी टेक्निकल इनपुट समराइज करके दी और उसके बाद पूरा नॉलेज का जो कंटेंट है वो इन्होंने पूरा बनाया। इसके लिए विशेष तौर पे इनका भी धन्यवाद। बांगड़ जी। धन्यवाद सर। माइक ले लें सर। और देवेंद्र सिंह जी ने मेरी कुछ बातें कंप्लीट कर दी, लेकिन मैं पूरे हाउस से पुनः प्रार्थना करूंगा कि हमारे बीच में 2 जल योद्धा बैठे हैं। एक प्रैक्टिकल रूप में काम करने वाले जल योद्धा राजेंद्र सिंह जी, और सरकारी योजनाओं को मूल रूप दे करके क्रियान्वित करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी। हम दोनों को तालियां बजा करके धन्यवाद करते हैं। और मैंने 2 दिन लगातार, शायद 1 मिनट भी एब्सेंट नहीं हुआ हूँगा, मैंने सभी लेक्चर सुने और 3-4 निष्कर्ष के बाद मैं निष्कर्ष की बात करूँगा। 3-4 निष्कर्ष निकाले हैं मुख्यमंत्री महोदय जी, और मैं निष्कर्ष अपने बताऊं उससे पहले एक तीसरे जल योद्धा जो बनने की रेस में अग्रसर हैं, मैं देवेंद्र जी का भी धन्यवाद करूंगा और मैं कहूंगा कि एक बार उनके लिए भी आप तालियां बजाएं। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात के लिए, और मुख्यमंत्री जी का कदम दर कदम साथ दे रहे हैं। और हमारी एक्स चीफ सेक्रेटरी महोदय भी इसी काम में दिन रात लगी हुई हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और एक सुझाव, जो केवल 1 लाइन का सुझाव है सर, अभी राजेंद्र जी ने बताया था और हम सब भी जानते हैं कि 5 तत्वों से ये संसार बना है। भगवान भी उसका नाम दिया गया, भूमि, गगन, नीर, वायु। लेकिन
आज जो हम योजनाएं बना रहे हैं सर जल बचाने की, मैं अपने शब्दों में कहूंगा जल का सदुपयोग करने की। जल बचाना नहीं है, जल का सदुपयोग करना है। और जो हम आज जो टॉपिक टच किए गए कि पानी का रीयूज करना है, हम सब रीयूज ही कर रहे हैं सारे पानी को सदियों सदियों से, क्योंकि पानी तो नेचुरल देन है। हम तो उसको पोल्यूट कर रहे हैं पानी को, प्रकृति उसका फिर उसको शुद्ध करती है, रेन के रूप में फिर हमारे पास भेजती है, फिर उसका शुद्ध करते हैं, फिर वहां चला जाता है। अभी इजराइल के जो हमारे साइंटिस्ट थे या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव थे, कल सीएम साहब ने बताया 90% पानी का रीयूज कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। सर प्रकृति भी बार बार रीयूज कर रही है। हम डीसैलिनाइज को जब करने की बात करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि हजारों लाखों करोड़ रुपया समुद्र के पानी को डीसैलिनाइज करने में खर्च होगा, लेकिन प्रकृति मुफ्त में वो पानी शुद्ध कर रही है हमारे लिए, और हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। तो आज जो चैप्टर जो टच किया गया, पार्टिकुलरली रीयूज ऑफ एसटीपी वाटर, सर मेरा सुझाव है कि केवल जल नहीं, जल, जमीन और जलवायु तीन जगह इकट्ठे करें। जल, जमीन और जलवायु। कहीं हम जल बचाते बचाते जमीन और जलवायु को खराब ना कर बैठे। एक उंगली बचाने के लिए कहीं हमारी दूसरी उंगली ना कट जाए। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का मेरा सुझाव है कि इन तीनों चीजों का बचाना और इकट्ठा बचाना है, जल, जमीन और जलवायु। कल आप खुद ही बात कर रहे थे सर कि सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स। तो जो ये रीयूज की हम बात कर रहे हैं एसटीपी को, इसके दोनों पार्ट वी आर मेकिंग इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स एफिलुएंट्स के, एक सॉलिड पार्ट एक लिक्विड पार्ट। दोनों पार्ट्स का रीयूज करना हमने, पानी का भी रीयूज करना है और उस सॉलिड वेस्ट का भी रीयूज करना है। लेकिन दोनों को रीयूज करते हुए कहीं हम जलवायु को डिस्टर्ब ना कर दें, कहीं हम जमीन को डिस्टर्ब ना कर दें। इसलिए तीनों चीजों की इंटीग्रेटेड अप्रोच ये हमें बनानी चाहिए। और इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा सर, इस पूरे हाउस के सामने आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा एक मिनट और समय लगेगा, शायद मेरे साथ बियर करेंगे ऑर्गेनाइजर। 1890 में एक रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है सर, लंदन से 20 किलोमीटर दूर। 1890 में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ सीवेज एफ्लुएंट्स का। सीवेज सिस्टम था वहां, उसमें कोई सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं थी, सीवेज वेस्ट, उसको रीयूज करने का एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। और 60 साल तक 1 एकड़ के 3 प्लॉट बना दिए। 1/3 प्लॉट नथिंग इज टू बी एडेड, 1/3 प्लॉट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑल रिक्वायर्ड nutrients were added through chemical fertilizers, और 3rd plot was supplied sewage water। 60 साल तक दिया सर, और 50 साल तक सीवेज वाटर जिस फील्ड में दिया उसकी यील्ड जो ने 1.5 गुना ज्यादा रही। 50-60 साल के बाद उसमें तीनों ट्रीटमेंट बंद कर दिए और उनका फॉलोअप इफेक्ट देखा गया। जिस प्लॉट में सीवेज वाटर दिया गया सर, उस प्लॉट की यील्ड आज जो ब्लैंक प्लॉट था उससे भी ज्यादा रहेगी। जो हम भावी पीढ़ी का भविष्य बचाने की बात कर रहे हैं जल बचा करके या जल का सदुपयोग करके,
कहीं जल बचाते बचाते मैंने जो दो शब्द यूज करे, जलवायु और जमीन, उनको भी हमें बराबर में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यह आया सर, रोथमस्टेड वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उस स्टेशन की रिपोर्ट यह है कि बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, बहुत टाइट कंडीशंस शुड बी इम्पोज्ड upon using the STP water as well as solid waste. So this is my one of the suggestion. और एक सजेशन सर मुख्यमंत्री साहब, ये जितने हमारे STP हैं, कोई किसी ने 150 गिनाए, किसी ने 200 गिनाए, ये सभी STP का मैनेजमेंट केवल इंजीनियर कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, किसी भी एसटीपी के ऊपर, जब ये एसटीपी मैं अभी सुन रहा था, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर, सेक्रेटरी, एसीएस साहब जितने भी भाषण दिए आज, उनके माध्यम से मैं ये सुन रहा था लगातार कि पानी को रिट्रीट किया, ट्रीटेड वाटर यूज करना है। कैसे ट्रीट किया? उसमें एरेशन कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, एयर सप्लाई कर दी, और वो डिकम्पोज हो गया। किसने किया डिकम्पोज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन मेजर करेगा? देयर इज नोबडी टू मेजर इट। कोई सॉइल साइंटिस्ट उन एसटीपी पर नहीं है, कोई एग्रोनॉमिस्ट उन एसटीपी पर नहीं है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट उन पर नहीं है। 90-95% उस पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होना है, 90% सॉलिड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होना है। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच इसमें जिम्मेवार हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, बट नोबडी इज इन्वॉल्व्ड एनीवेयर। दिस इज माय सेकंड सजेशन। एंड थर्ड सजेशन इज, वो लंबा हो जाएगा सर, ये जो हम भावी पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, उपयोगी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आज का साइकिल का कार्यक्रम तो किसी और का नहीं है ना, कहीं बना हुआ चला सकते हैं। और तीसरा जो मेन सुझाव है सर, हम इतना हजारों करोड़ रुपया जगह जगह के ऊपर खर्च कर रहे हैं, छोटी छोटी योजनाओं पर, अलग अलग योजनाओं पर, बूंद बूंद बचाने के लिए। सर मेरी कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जितना पानी सारे हरियाणा में एक्वीफर्स के माध्यम से हमें अवेलेबल है या स्टोर्ड है हमारे पास, मेरे ख्याल में 1/3 वाटर, जितना पानी हरियाणा में टोटल अवेलेबल है 500 फुट तक वाटर लॉगिंग सरफेस ऑफ द सॉइल से लगा करके 500 फुट तक जितना पानी अवेलेबल टोटल हरियाणा में है, जिसका यूज और मिसयूज हो रहा है या हम बात कर रहे हैं, उस टोटल पानी का 1/3 पानी जो हमें रेन वाटर से मिलता है सर हर साल, और 99% पानी अदर देन द फार्मर्स फील्ड इज गोइंग थ्रू द रिवर्स अगेन बैक टू द सी, जहां से वो आया है, जहां से नेचुरल तरीके से वो पानी साफ होकर के डिसैलिनाइज होकर के ऑटोमेटिकली वेपोराइजेशन से वो शुद्ध पानी, बिल्कुल 100% शुद्ध पानी जो आया है सर, इस सरकार को, केंद्र की सरकार को और सभी एडमिनिस्ट्रेटर को और प्लानर को और इंजीनियर्स को सारी ताकत इस बात पर लगा देनी चाहिए कि हम रेन वाटर को कैसे रोकें और कहां रोकें। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। पाल जी का तो हो गया होगा कई बार, और बोलने तो एक बार हो गया कर, बाद में कर। हाँ हेलो जी, ऑन है, आप नाम बताएं और बात अपनी रखें। हेलो,
ठीक है ठीक बोलिए, है, बोलिए। ऑन है। Okay. हाँ। Okay, thank you, sir. Myself, Arvind Kaushik, Superintending Engineer, Irrigation Department. सर, कल के सत्र में इसरो के साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक पैलियो चैनल्स के ऊपर एक व्याख्यान दिया था। सर, जो इसरो की पैलियो चैनल्स की जो स्टडी थी वो सरस्वती रिवर को लेकर हुई थी और वो 2006-07 की स्टडीज़ थी सर। तो उसमें जो पीछे इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की भी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी ये आया कि हर स्थान जो वाटर कंजर्वेशन के रिचार्जिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, उसी स्थान पर रिचार्जिंग होनी चाहिए जो स्थान उसके लिए उपयुक्त है। तो इस संदर्भ में सर, जो सरस्वती रिवर के जो पैलियो चैनल्स हैं, जो इसरो की 2006 की स्टडी है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं सर, उसके हिसाब से भी हरियाणा के अंदर 2300 किलोमीटर की पैलियो चैनल्स हैं सर, और उनकी जो चौड़ाई है वो 350 मीटर से लेकर 8-9 किलोमीटर तक की चौड़ाई के पैलियो चैनल हरियाणा में मौजूद हैं। तो ये पोजीशन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट सिर्फ सरस्वती के अलोंग के चैनल्स की है, और बाकी पैलियो चैनल जो हरियाणा में है वो इससे अलग हैं। वो भी हो सकता है कि 8-10 हज़ार किलोमीटर के पैलियो चैनल पूरे हरियाणा में मौजूद हों, उनके ऊपर अभी तक कोई स्टडी सर नहीं हुई है। जो सरस्वती रिवर में जो पैलियो चैनल आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उनके ऊपर सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की स्कीम्स इन पैलियो चैनल्स के ऊपर प्रायोरिटीज़ के ऊपर होनी चाहिए, और हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र बचा है जहाँ पे पैलियो चैनल्स पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, वो पैलियो चैनल्स भी आइडेंटिफाई करके उन पे रिचार्जिंग की स्कीम्स होनी चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। प्रोफेसर छत्रपाल जी। यहाँ माइक दे दें। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं एक तो ये बात निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि 2 दिन का जो कार्यक्रम चला है, हालांकि देवेंद्र जी ने उस पर और बाकी लोगों ने भी कहा है, लेकिन मैं तीनों लाल, चाहे देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल जी और उसके बाद के मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का छोटी सी उम्र से मौका मिलता रहा। चीज को पकड़ना, समस्या को, और समस्या के समाधान के लिए काम करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना, ये सर कम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप बैठे हैं, पूरी स्टेट के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आपने जब दी है, तो मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार से आपकी टीम काम करने लग रही है, ये सभी साथी आपके काम करने लग रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान हरियाणा में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक विषय देवेंद्र जी, कल मैंने जो जिक्र किया था, जो मैंने बताया था बरवाड़ा ब्रांच और बालसम सब ब्रांच के साथ में जो चोए की जो स्थिति थी, आप एक्वाफायर वाटर लॉक्ड एरिया के लिए काफ़ी चिंतित रहे हैं, और उसमें जो ट्यूबवेल्स लगाने की बात आप कर रहे हैं, पानी को इंजेक्ट करने की बात आप कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल्स महंगे भी पड़ेंगे, और उसके मुकाबले में जो पायलट प्रोजेक्ट पहले हुआ है सर, सेम का इलाका बन गया था उस नहर के साथ साथ लंबे विलेजेस में, उसमें ट्यूबवेल्स लगाए चौवे के अंदर और नहर में पानी डाला गया, और आगे जो मैंने बताया कि बालसमंद सब ब्रांच, नड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी, आदमपुर और बवानी खेड़ा एरिया के अंदर जितना भी बेसिन था, उसमें वो टेल तक पानी पहुंचाने में हेल्प मिली, और वो एरिया जो सेम का था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके अंदर 2 कारण थे, एक तो ये ट्यूबवेल वजह थी, और एक जो उन नहरों की अलाइनमेंट प्रॉपरली हो गई थी, पक्की हो गई थी, तो उसमें सीपेज कम हुई और चोए के पानी को ट्यूबवेल से हमने उठा लिया। तो वाटर लॉक्ड एरियाज के अंदर आप जहाँ जहाँ इस किस्म के ट्यूबवेल से पानी को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनाल्स में डाल करके, तो ये शायद ज़्यादा वायबल और इकोनॉमिक रहेगा, और उसकी इमीडिएट यूटिलिटी भी हमारे फार्मर्स को उसमें मिल जाएगी। एक मेरा ये सुझाव था। एक सुझाव मेरा ये भी था, हम पैडी के ऊपर बहुत जो जोर लगा रहे हैं, वो सारी सुविधाएं बिल्कुल सही हैं। मैंने भी अपने फार्म के अंदर पैडी को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पैदा किया और सक्सेसफुल रहा। आपके ही पब्लिक हेल्थ में चहल साहब चीफ इंजीनियर हैं बलाना गांव में, आप उनके घर भी गए हुए हो।
वो जैसे गेहूं को छांट बा से बोते हैं, ऐसे ही धान को छांट बा से बोते हैं। और आज सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था उनसे कि आपकी पैदा और वो उसमें क्या फ़र्क है। कहते जो लोग आजकल के पैडी के तरीके से बोते हैं और जब नॉर्मल तरीके से बोते हैं, पानी आधा लगता है उसमें, 50% वाटर के अंदर वो धान तैयार होता है और जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी थोड़ी सी भी कम नहीं आती, इक्वली बेटर प्रोडक्शन है। तो इस बात की भी संभावनाओं को हम साथ ही साथ जो लोग धान के लिए ही बहुत इच्छुक हैं, DSR की बात कर रहे हैं आप? जी जी, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। और एक विषय जो 2 दिन से जितने भी सजेशंस आए हैं, जो कंक्लूजन के ऊपर विभाग और अथॉरिटी आप लोग पहुंचेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपनी टीम के साथ आपके मार्गदर्शन में ये सुनिश्चित करेंगे कि ये 2 दिन यहाँ हम जो बैठे हैं और जो चीज़ फाइनलाइज होंगी उसको एक अभियान के रूप में लेकर के हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। दिस इज व्हाट आई अश्योर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए सक्सेना जी। थैंक यू सर। सर, कल से जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, बहुत ही सभी सेक्टर्स का जो इसका वाटर से रिलेटेड है उस पर चर्चा हुई, और मेन जैसे हमारी बात हुई कि जल है तो जीवन है, तो उसके बारे में सर ये कहना चाहूँगा कि जल आता कहाँ से, तो फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो वन है तो जल है, और फिर जल है तो अन्न है, और अन्न है तो जीवन है सर। तो स्पेशली सर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की ऑलरेडी फॉरेस्ट डेफिसिट स्टेट है, नेचुरल रिसोर्स डेफिसिट है, हमारे पास नेचुरल रिवर्स नहीं है, तो लेकिन हमारे जो 2 इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप हैं, अरावली और सर उधर शिवालिक्स, जिनका कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम पानी के परिप्रेक्ष्य में देखें। क्योंकि अगर शिवालिक्स में देखें तो इस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है, तो हमारे पास चैलेंज होते हैं कि इस डिफरेंट तरह के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को करके हम पानी का जो रन ऑफ है उसको कैसे हम उसको अच्छे तरह से मैनेज करें, और साथ ही इस प्रकार से उसमें फॉरेस्ट के और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और उसको इस तरह से करें कि पानी का जो वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसको हम कंट्रोल करें। दूसरा सर अरावलीज जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावलीज से ना केवल हम सर डिजर्टिफिकेशन को रोक रहे हैं, लेकिन अरावलीज में सर उधर जो है जो पानी बारिश होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको हम किस तरह से पानी को कंजर्व करें, किस तरह से हम वाटर टेबल को करें, क्योंकि अरावली को संरक्षण से सर हम ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक हरियाणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर आपकी लीडरशिप में इन संबंध में काफ़ी अच्छे कार्य किए गए हैं, जिस तरह की हम पानी किस तरह से एज ए वाटर हमारा जिसको कहें प्रोडक्शन हो पेड़ों के द्वारा, जो कि उनका रोल रहता है। विवेक जी, कोई सुझाव जो करने लायक कोई और बात है, जो कर दिया वो कर दिया। जी सर, जी सर। सर सुझाव उसमें यह है कि जैसे कि आपने सर आदेश दिए कि पंचायत और कम्युनिटी लैंड में जो है 10% लगभग प्लांटेशन हो, तो उसको भी क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री अगर उससे लिंक करें तो मार्केट में जो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो उसको लिंक करके उस तरह से प्लान करें कि जो फार्मर उसको उसमें पेड़ उगाए उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी उससे लिंक्ड हो। उसके लिए जिस प्रकार से सर GIS बेस्ड मैपिंग के आपने निर्देश दिए, उसी तरह गाँव में जो पंचायत की भूमि है वो भी चिन्हित करके उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बने, जिससे उससे जो लकड़ी की उपज हो उससे सर आमदनी भी बढ़े और साथ साथ जो है सॉइल और उसका कंजर्वेशन भी हो। अब दूसरा सर एक सुझाव ये कि हमारी जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है सर, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर जाता है उससे कहीं ना कहीं पानी जो यूज़ होता है उससे इन्वायरमेंटल हेल्थ के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि पानी अगर प्रॉपर उसको ट्रीटेड नहीं है या उस तरह का वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। और साथ ही साथ जब हम उस पानी को सर जो हमारे नए सिटी अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है उस अर्बनाइजेशन को बढ़ने में सर जब हम प्लानिंग करते हैं, जैसे कल बात हुई कि हमारे पास रिक्वायरमेंट 34 मिलियन एकड़ फीट की और हमारे पास उपलब्धता 20 की है, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है सर उसमें जब वो पूरा होता है कि जैसे कोई नई हाउसिंग प्रोजेक्ट या किसी तरह का आ रहा है तो साथ ही उसमें अभी सर जो हमारी नीतियाँ उसमें होता है कि HSVP या टाउन कंट्री प्लानिंग या GMDA सर वाटर एश्योरेंस दे देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जनरली उसके टाइम या तो वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं और बनने के बाद भी वो पानी वहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, और हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से जो बढ़ रही है और विकास हो रहा है उसके हिसाब से भविष्य में हमारे हम जो बढ़ा रहे हैं हमें पानी उपलब्ध है
उसको सुनिश्चित करने के लिए सर दोनों मुद्दे हैं। एक तरफ जो हमारा अवेलेबल पानी है उसको हम किस तरह से बचाएं, और साथ ही साथ इस प्रकार से जो हम नया कर रहे हैं उसका भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो PSCM साहब ने भी मॉर्निंग में अपने वाटर नेटवर्क के बारे में जोर दिया था, तो वो नेटवर्क प्लानिंग भी सर बहुत आवश्यक है। और इस संबंध में सर जैसे कि अरावली के क्षेत्र में सर अभी बहुत ही आपके मार्गदर्शन में सर महत्वपूर्ण जो अभी हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की है सर, 15,000 हेक्टेयर के करीब वन क्षेत्र जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो जो हरियाणा में सर बढ़ा है, जहाँ की जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि 26,000 हेक्टेयर की हम लोग सर जो भूमि चिन्हित कर रहे हैं। और अरावली को बचाने के लिए सर जो ग्रीन वॉल का भी सर जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात तक सर जो है इसका एक जो मुहिम सर आपने इस बार इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे जो है इस प्रकार स्टार्ट कराया वो, और ये सर जो सारी चीज़ें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ के संबंध में बात की है कि हम इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं, तो वाटर यूज़ में भी सर हमको एक विशेष रूप से इसको सर अपनाने की आवश्यकता है। और अभी 10 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ल्ड बैंक की एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जोर दिया था कि अब हम चीज़ों को मिशन लाइफ को डिस्कशन टेबल से सर डिनर टेबल तक लाएं। तो हम सर आपके मार्गदर्शन में सर जो जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं ये सर एक बहुत ही सराहनीय कदम है। धन्यवाद। हाँ मैडम। डॉक्टर भक्तिलता देवी, थोड़ा सा अपना संदर्भ देना चाहूँगी कि मैं आज मैंने अर्बन वाटर के विषय पे जो सुना, मेरा जो मैं 25 साल ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही सूखा राष्ट्र है विश्व में, वहाँ काम किया, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट पे काम किया। मेरे वहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। मैं एक अवसर चाहूँगी कभी कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे सकूँ कि जो आइडियाज़ वहाँ पे पॉलिसी पे हैं, वाटर डिमांड मैनेजमेंट प्लानिंग है। तो उसके बाद मैं 2018 में वापस भारत लौटी और विशेष तौर पे अर्बन रूरल दोनों पे क्या काम हो सकता है उस पर काफ़ी रिसर्च किया। और उसमें अर्बन पे हमने एक टूल डेवलप किया है, वाटर स्कोर कार्ड, जो हम सिटीज़न के लिए भी बनाया है, जो इंडिविजुअली आप अपनी फैमिली में क्या कर सकते हैं वो स्कोर कार्ड आपको बताएगा आपके खुद के डेटा को लेके। उसी तरह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए वो स्कोर कार्ड बना है, एजुकेशन कैंपस के लिए बना है और कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए भी बना है। तो मैं चाहूँगी कि एक अवसर मिले मैं आपको बता सकूँ। आप हमारे देवेंद्र सिंह जी या PSCM उमाशंकर जी दोनों में से किसी से संपर्क करके और प्रेजेंटेशन अपना, फिर सारी टीम बैठ जाएगी और आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि नए आइडियाज जहाँ से मिलेंगे, कोई हम ही नया आइडिया देंगे ऐसा नहीं है। नया आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, देश के किसी कोने से आ सकता है, दुनिया से आ सकता है। आखिर ये चीज दूसरी बात ये है, रूरल के लिए जो है मैं अभी आपकी टीम के साथ चर्चा कर रही हूँ, एक जल सर्वेक्षण का आइडिया है और एक आदर्श अटल गांव, जैसे पानीदार गांव कैसा हो उसके कुछ बिंदु बना के, और एक जल सर्वेक्षण जैसे हम स्वच्छ सर्वेक्षण करते हैं वैसे हम जल सर्वेक्षण करने। थैंक यू सर। और कौन? हाँ पीछे मैडम। सर आज फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि पॉन्ड रिजुविनेशन के साथ श्रिम्प कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो सक्सेस स्टोरी इन हरियाणा। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसको स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन चेन्नई, दे हैव टू सेंड देयर प्रोड्यूस देयर एंड वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है। तो अगर ये कैपेसिटी सर हरियाणा में डेवलप हो तो लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें हेल्प कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबिलिटी है सर। फार्मर्स कल्टीवेट करें, उससे पॉन्ड रिजुविनेट हुए, उनकी अपनी इनकम ग्रो हो, प्लस ये यंगस्टर्स मिलके सर इस चीज़ की कैपेसिटी यही हरियाणा में बनाएं सर। तो सर रिक्वेस्ट है कि उसके लिए कोई स्कीम या कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले सर, ताकि यंगस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले सर और फार्मर्स भी ग्रो हों और हमारे पॉन्ड्स भी रिजुविनेट हों सर। हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो इस सारे विषय पर विचार करेंगे कि कोई ना कोई किस प्रकार की स्कीम कोई बनाई जा सकती है, प्रोसेसिंग का यूनिट कोई लगा करके, या इसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि समुद्र किनारे इसलिए करते होंगे कि इसको बाई सी भेजते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बाई सी होता है। तो देखें एक बार आनंद जी, आप देखें इसको। ठीक है, थैंक यू सर। पीछे इधर। मैं सर DR यादव, इंजीनियर इन चीफ, रिटायर्ड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मैंने पहले भी ये आइडिया तो 35 साल से आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सीवर
सीवर का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरी रिसर्च तो पूरी होगी, तो अब उसको ऐसा टॉयलेट बनाना था जो वाटर फ्री हो, ओडर फ्री हो और हैंड फ्री हो। अगर जल में मल ना मिले, और मेरे शुरू भी मेरी जो रिसर्च हुई थी वो निर्मल जल से ही हुई थी। मेरे को हमारे यहाँ वर्ड निर्मल है, निर्मल जल को निर्मल रह देते। हे मनुष्य तू जल में मल मत मिला, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो अब मैंने सोचा चलो रिटायर हो गया हूँ, तो मैं किसी इंडस्ट्री से संपर्क किया, तो सब इतने बिजी है। फरीदाबाद में मैं गया, 2-3 इंडस्ट्री जो मेरे को लगा कि ये मेरा बना सकते हैं आइडिया, तो उन्होंने कहा जी हम वी आर टू बिजी, हमारा तो अपना ही बिजनेस बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं औरों से संपर्क कर रहा हूँ। अगर इसमें हो जाता है, आराम से सिंपल है, एक्ट सिंपल है, इंडस्ट्री वाले को समझ में भी आ गया था। एक तो बीटेक था, नया लड़का था, उसका फादर चला रहा था, वो बोल जी ये तो बहुत ही है, ये इंटरनेशनल लेवल का, मतलब पहला ऐसा हो जाएगा। पहले तो मेरे को यूँ कहते थे आप इसका वो लीजिए, पेटेंट लीजिए, अब तो मैंने ओपन कर दिया बताना कि मुझे जब बनेगा नहीं तो मेरा पेटेंट क्या काम आएगा। तो मैं इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मेरी ये कमजोरी है, नहीं तो ये बन सकता है आराम से, जो हैंड फ्री, ओडर फ्री, वाटर फ्री टॉयलेट। जैसे अब 0 डे आ जाए कि किसी शहर में किसी दिन पानी नहीं है, तो कहाँ जाए? एक अल्टरनेटिव अवश्य होना चाहिए। तो वो अल्टरनेटिव वाटरलेस टॉयलेट का, और उसमें ये जरूर है कि वो हैंड फ्री होना, कि सफाई ना करनी पड़े टॉयलेट की। सफाई की जरूरत पड़ेगी फिर फायदा नहीं। टॉयलेट जनरली गंदे होते हैं। अब तक जो सैनिटेशन है वो इनसैनिटरी कंडीशन में है। सीवरेज सिस्टम आप देखेंगे, कॉकरोच है, घर में घूम जाता है। सीवर बारिश के दिनों में सारे शहर में सीवर हो जाता है। तो वो मैं कहता हूँ कि सिविलाइजेशन की ब्लंडर है सीवरेज सिस्टम। इसका अच्छा है यादव साहब, आप चिंता मत करें। कोई भी नई चीज़ नई विधा जब भी कोई लेके आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए एक आइडिया चाहिए, रिसर्च करने वाले का एक मानस चाहिए, सपोर्ट करने वाले लोग हो जाएंगे, चिंता मत करो, है ना। आप भी देवेंद्र सिंह जी से बात करो, और आप रिटायर मत समझो अपने आप को। जब रिटायर आदमी रिटायर हो जाता है ना, तो अच्छा काम करता है। हाँ ना, मैं कर रहा हूँ सर। मैं वहाँ फरीदाबाद लगा हुआ हूँ, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अलग अलग इंडस्ट्री के पास अच्छा अच्छे काम में लगे। थैंक ठीक। सर, good evening, sir. After looking at the discussions for the last 2 days, I would like to summarize this in 2 different angles, the solutions which are coming out. So one is a completely technological solutions in terms of how do you save the water. The second, which you have also emphasized more on the behavioral change, which Shri Rajendra ji also has emphasized. So in India, the respect for water is degrading with time. Okay, so this is something which we need to start elevating on the behavioral side of the aspect for the from the users. So if coming from an IIT Kanpur background, so I'm just trying to see what kind of technological interventions can bring this kind of a behavioral change. So one which you suggested is, so for the ponds, so koi pond puja ho jaye. Okay, but this kind of activities are very good at a large scale when you see water at a very large place. But if we have to bring it more to a tap level, what kind of activities we can do more at a tap level to bring that kind of respect or this kind of this. So, but unfortunately, in the current Indian scenario, more than respect, the one thing which really works is the economics. Okay, so we can start getting more this into the economics value by incentivizing people for the good actions towards the water. So on this, we have developed a concept note and have submitted a proposal to Niti Aayog, and we have been looking for a test bed to do this. So with the combination of data, water data collected and incentivizing people for the good actions, which is eventually will evolve to the concept of water credits, which somebody was talking yesterday. So this is something which we would like to start the implementation, and so with the good support, having the good support from the government here, we would like to do this as a one small pilot case. And you have also rightly said yesterday कि आप पहले pilot करिए, फिर उसके बाद scale up करिए. So with your due permission, if we would like to come and demonstrate with which some like organization like HWRA and demonstrate it, and then come back to you for a scalable proposition, sir. ये ठीक है, you contact with देवेंद्र सिंह जी और उमाशंकर जी, any of two, और आप ये सारा कुछ आगे बढ़ाइए, will support you. Thank you. सबसे पीछे
पीछे पीछे चले जाओ। हाँ। नमस्कार सर। सर मेरी 2 सबमिशंस है कि अपना परिचय कराइए। हाँ यस सर। सर मेरा नाम लक्ष्मीकांत भाटिया है, मैं स्टेट कंसल्टेंट वाटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हूँ। सर मेरी 2 सबमिशन है कि लोकल जो इनोवेशंस हरियाणा में चल रही है उसको ज़रूर इंटीग्रेटेड किया जाए। जैसे कि कोथल खुर्द गांव है हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर सर हमने 6-7 साल पहले इंटरवेंशन करी थी और सरपंच की टीम को, वहाँ की वीडब्ल्यूसी कमेटी को मोटिवेट करा था। तो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को लेकर बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया लिया और वहाँ पर उन्होंने सर, वहाँ का जो एरिया बेसिकली सर वो रेतीला है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तालाब बनाएंगे और रेन वाटर को लेके आएंगे। बट गांव वालों ने उनका मजाक बनाया, कहते कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आप ये खड्डा खोद के पानी रेन वाटर को लेके आओगे और ये सस्टेन करेगा। बट रिजल्ट 3 साल सर 0 रहे, बट 3 साल के बाद उसमें पानी टिकने लग गया और पानी अब इतना है उस तालाब में कि आपको दिखेगा कि दूर से कि पानी भरा हुआ है और जो ग्राउंड वाटर है लगभग 1 से 1.5 मीटर रिचार्ज हुआ है। तो ऐसी इनोवेशन जिन्होंने करी है सर, उसको जरूर यहाँ पर शेयर कर मतलब उसको स्टडी में लाना चाहिए, ताकि लोकल इनोवेशन हमारी, जैसे हम बाहर की कंट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिंगापुर का और दूसरी कंट्रीज का, तो हमारे हरियाणा में ऐसी बहुत भरमार है सर। दूसरा इन्होंने सर मॉर्निंग में कहा था कि रिड्यूसिंग वाटर डिमांड, सर ये हुई है। पहले अगर हम बात करते हैं गांव में सर 8 से 10 घंटे 12 घंटे मोटर चलती थी वाटर सप्लाई रनिंग के लिए, बट आफ्टर इनोवेशन ऑफ आईसी एक्टिविटी एट द ग्रास रूट लेवल, विलेज से डोर टू डोर मीटिंग्स करके, बात करके, ग्रुप मीटिंग करके वो रिड्यूस करा है सर 4 आवर्स में, 5 आवर्स में। बिजली भी बची है सर, पानी भी बचा है और लोग मोटिवेट भी हुए कि हमें पानी कितना चाहिए, उतनी ही ज़रूरत के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो लास्ट सबमिशन मेरा ये है सर कि जो भी आपकी कमेटी टेक्निकल कमेटी बनती है उसमें सोशल इंजीनियर जरूर रखिए सर, क्योंकि सोशल इंजीनियर अगर आप नहीं रखोगे तो कम्युनिटी में वो स्कीम जाके फेल हो जाती है। तो सोशल एस्पेक्ट से हमें देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर मैं बाबूराम हरियाणा कंट्रोल बोर्ड से सर। हाँ सर, मैं सबमिशन कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम इरीगेशन में बना रहे हैं सर, जिसमें अपने STP का सारा पानी यूटिलाइज होगा सर। उसमें ये है कि सर इसमें सॉइल की क्वालिटी टेस्ट होनी चाहिए, पहले सबसे बैकग्राउंड क्वालिटी हमें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद सारे 5 साल के बाद फिर दोबारा उसको हम रिपीट करते हैं, ताकि ये ना हो कि उसको कोई अफेक्ट ना पड़े क्वालिटी पे, क्योंकि ट्रीटेड सीवेज को यूज़ करना है। हालांकि हमने इसके जो स्टैंडर्ड बनाए हैं बड़े स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड बनाए हैं, फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि उस क्वालिटी सॉइल की क्वालिटी का ख्याल रखें। स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स तो समय समय पर बदल रहे हैं। पहले तो ये होता था कि इसको रिसाइकिल करो, 30 BOD 30 उस तक लेके आ जाओ, अब 30 से फिर अब 10 तक आ गए हैं कि 10 BOD का पानी रीयूज करना है। और आगे चल करके हो सकता है कि टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए तो 10 से नीचे भी कर सकते हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक्स भी काम करती है, टेक्नोलॉजी भी काम करती है, और उस नाते से फिर समय की आवश्यकता के हिसाब से चेंज होता है। Vishwaraj Environment Private Limited. Sir, we are doing this Nagpur reuse of treated water in power plants. Sir, I have a couple of suggestions, as I saw that a lot of opportunities are coming up in reuse of treated water in power plants. So first of all, that we would like to suggest that, as we have a lot of experience in that, कि सर ये जो प्रोजेक्ट्स है सारे PPP मॉडल पे होने चाहिए, क्योंकि सर PPP मॉडल में क्या रहेगा, जो रिस्क सारा रहेगा वो सारा आपका ऑपरेटर और कंसेशनर की तरफ चला जाएगा, एंड गवर्नमेंट को पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज्ड इन समवेयर अदर सोशल एक्टिविटीज़। और इससे सर क्या रहेगा, जो स्किन इन द गेम रहेगा ऑपरेटर का, वो सारा पैसा उस पर लगाएगा, एंड उसको जो पैसा रिकवर होगा वो सारा तभी होगा जब वो उस क्वालिटी का पानी उस पावर प्लांट को दे पाएगा, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है सर इसके अंदर। क्योंकि अगर पावर प्लांट को वो ट्रीटेड वाटर उस पैरामीटर में नहीं मिल पाएगा तो वो पावर प्लांट उसका बंद हो जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें PPP मॉडल होना ज़रूरी है सर। सेकेंड सजेशन सर उसमें ये रहेगा कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो STP हो, फिर उसके बाद पाइपलाइन हो, टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट हो, वो सब एक ही ऑपरेटर को सर उसको चलाना चाहिए। क्योंकि उसमें कैसा रहेगा कि अगर पावर प्लांट को पानी ढंग से नहीं मिला तो वो कहेगा कि पाइपलाइन जो कॉन्ट्रैक्टर वो ढंग से नहीं चला रहा, या फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट वाला ढंग से चला रहा, या फिर STP वाला नहीं चला रहा। तो ये पास ऑन गेम नहीं होगा, इसलिए पूरे को STP, टर्शियरी ट्रीटमेंट और साथ में पाइपलाइन सिर्फ एक ऑपरेटर को चलाना चाहिए। थर्डली सर, लास्ट ईयर में जो इसमें देखा हमने कि जो आपका जो टैरिफ है सर वो काफ़ी कम है सर, क्योंकि नागपुर वाले भी जो हमारा चल रहा है 20 रुपये पर KL के हिसाब से चल रहा है, तो इट शुड बी रिवाइज सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है, 4 से 5 रुपये पर KL के हिसाब से आ रहा है, दैट शुड फर्दर बी रिवाइज्ड।
फ्रेश वाटर का सर कम है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटेड वाटर का सर वो 20 रुपए पर केल का है। इनका 20 रुपये, लेकिन फ्रेश वाटर का क्या वहाँ कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, वरना ये ट्रीटेड वाटर को लेगा ही कोई नहीं, सब फ्रेश मांगेंगे। अगर रेट आपने फ्रेश का कम रखा तो वाई ट्रीटेड वाटर की यूज। सर वो करेक्ट है सर, लेकिन ट्रीटेड वाटर में से हम जब बात करें फ्रेश वाटर की, जो कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं, जैसे जो डैम बनाया या पानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको सब्सिडाइज कर देते हैं उस रेट को, इसलिए वो पानी का टैरिफ कम आता है फ्रेश वाटर का। नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं। ठीक है, इस ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी तो ये बिगनिंग है। बिगनिंग के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो रीठी का बात के फाइनेंस करने का एक चैलेंज है सरकार के सामने। भी इतना फाइनेंस नहीं कर सकते, पीपीपी मॉडल पर आना ही पड़ेगा। लेकिन पीपीपी मॉडल पर आने के बाद उसका जो कॉमर्स है वो भी देखनी पड़ेगी कि पब्लिक के ऊपर टैरिफ कितना पड़ेगा, पब्लिक कितना दे सकती है, कितना नहीं दे सकती है। आज तो सबको आदत, हर किसी को लगता है कि पानी कौन सा पैसे का, पानी तो बहुत मिलता है, ऊपर से गिरता है, नीचे इकट्ठा करते हैं। अब तो ये नया सिस्टम आ गया ना कि ऊपर से गिरना उसकी सीमा हो गई है। सर उसमें बेनिफिट क्या पावर प्लांट के लिए कि उसको अपना टैरिफ में पास थ्रू मिलता है, सो उसका वेरिएबल उसको पास थ्रू मिलता है, मेरिट और डिस्पैच में लगता नहीं है वो। नमस्कार सर, मेरा नाम मनु लक्ष्मी यादव है, मैं रेवाड़ी से हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ सर आईआईटी बॉम्बे से, और फॉर्चुनेटली मेरी पीएचडी भी ग्राउंड वाटर इश्यूज़ पर ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक छोटा सा सजेशन, और एक चीज़ जो मुझे मिसिंग भी लगी 2 दिन के कॉन्क्लेव में, वो था कि वेमेन का इंटीग्रेशन, महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं, आपने भी कल बात की थी स्टेक होल्डर्स की, कि यहाँ पे हर विभाग के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन फार्मर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सिमिलरली फार्मर्स में भी मेल और फीमेल फार्मर्स जो हैं सर, उनके जो इश्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको भी प्लेटफॉर्म पे लेके पॉलिसी मेकिंग डिसीजन एज वेल एज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर भी वाटर यूज़र एसोसिएशन में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर हम लोग बढ़ाएं तो वो बहुत यूज़फुल होगा। सक्सेसफुल स्टोरी जैसे कल विजय सर ने भी बताई थी अपनी नेचुरल फार्मिंग की, जो उन्होंने सक्सेस स्टोरीज शेयर की थी हमारे साथ, उसमें ही है शेयर कि 10,000 फार्मर्स वो ये कर पाए बिकॉज ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें कि महिलाओं का जो संगठन था दे वर वेरी एक्टिव। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अगर हम लोग विमेन को एम्पावर करेंगे, महिलाओं को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव ऑन ग्राउंड। सो दैट वाज माय स्मॉल सजेशन। ये आज का एक्चुअली जो सेशन है वो यूजर्स के लिए उतना नहीं है जितना कुछ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर नई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसका कैसे उस प्रॉब्लम्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब एक बार इसका रोड मैप बन जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ हमको यूज़र जो है उनके साथ डील करते समय करना, उस समय फार्मर्स को ही बुलाएंगे, क्योंकि फार्मर्स के बिना तो ये संभव है ही नहीं है। चाहे नेचुरल फार्मिंग करनी है, चाहे रिचार्जिंग करना है, चाहे माइक्रो इरिगेशन करना है, चाहे, क्योंकि ज़्यादा पानी तो आखिर किसान के ही काम आता है। किसान जो है इज़ अ मेजर स्टेक होल्डर, लेकिन उसके लिए अलग से करेंगे। आज तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इन पर काम करती हैं, तो उनका सेमिनार रखा था। हाँ, एक प्रतिनिधि हैं वो, लेकिन वो तो बड़ा काम बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा एरिया है वो अलग से। ठीक है, हाँ आदित्य के बाद में, हाँ बोलो, माइक दो भाई। नमस्कार सर, मैं HP शर्मा हरियाणा पौंड अथॉरिटी से। सर 2 महीने पहले हम सींचेवाल गए थे, संत बलबीर सिंह जी हैं, तो उन्होंने रिचार्जिंग का बड़ा अच्छा एक मेथड बताया। उन्होंने 10 बाई 10 के पिट खुदाई, और जहाँ तक रेता आता नीचे, वो नीचे सैंड है, वहाँ तक मिट्टी निकाल के उस खड्डे को दोबारा मिट्टी सैंड से भर दिया सर। और जैसे ही बरसात उस दिन चल रही थी सर, तो थोड़ी बरसात थी लेकिन वो पानी सारा नीचे रिचार्ज हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम इसमें 1-1 इंच मिट्टी भी डलवा देते हैं, उसके ऊपर घास लगाना, खेती करनी, वो भी चलता रहता है। और जब पानी इकट्ठा होता है तो हम उसकी मिट्टी हटवा देते हैं, तो वो फिर रिचार्जिंग के काम आता है। तो बड़ा वो कह रहे थे सस्ता है और काफ़ी रिचार्जिंग उससे हो रही है सर। उसकी पाइप नहीं लगाना पड़ता उसमें? नहीं, पाइप नहीं लगाना पड़ता। बहुत अच्छा। उन्होंने 10 बाई 10 का सर खड्डा खोद के, अच्छी टेक्निक है। नीचे तक जहाँ उसकी सैंड है वहाँ तक ले जाओ, फिर उसको ऊपर से मिट्टी की बजाय सैंड से भर दो और थोड़ा सा मिट्टी उस पर डाल दो, मिट्टी हटाई, चार्जिंग बन गया, और मिट्टी डाली तो खेत बन गया। और सर जो DSR में कल काफ़ी डिस्कशन हुई,
इसमें हमें पानी भी बचेगा, बिजली बचेगी, सब्सिडी बचेगी। दूसरा सर, जो बिजली बचती है वो कहीं भी थर्मल में जब बनती है तो हमें 1 यूनिट में 750 ग्राम कोयला और 1 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है, तो इनडायरेक्टली हमारा पोल्यूशन भी कम होगा सर कोयला जलने से, और वो जो 1 लीटर पानी बचेगा उस बिजली का, वो भी हमारी बचत होगी। तो ये डबल फ़ायदा है सर हमें इसका, तो हम इंसेंटिव में ये भी ऐड कर सकते हैं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। आदित्य सर नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि 2 दिन का पानी की बचत पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है सर। किसान होने के नाते सर आपने एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को देने का काम किया है, और इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ यूज़र एसोसिएशंस भी आई हुई हैं सर। पहले पर एकड़ 24 फीट खाल था, आपने बढ़ा के उसको 40 फुट किया है सर। उसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है क्योंकि कच्चे खाल की जब सिंचाई करते हैं तो पानी ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि पानी की बचत पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो आपने 40 फीट किया है और ये 65% जो चक है उसमें पक्के खाड़े बनेंगे, उससे पानी की जो वेस्टेज है वो भी कम होगी और पानी बहुत जल्दी किसान के खेत तक पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा हरियाणा बनने के बाद आपने जो काम किया है, ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट के सदस्यों ने, देवेंद्र जी ने, कि इन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी और इस पर काम किया है। हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे सर, हमारे साथ यूज़र एसोसिएशन के सदस्य भी आए हुए हैं अलग अलग एसोसिएशंस के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी डिस्कशंस आ रही है कि किसान मैक्सिमम पानी को यूटिलाइज़ करता है, उसका बचत का तरीका भी किसान के पास है कि उस पानी को वो कैसे बचाए। तो सर अभी 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जो कच्चे खाल हैं वो किसान खुद ही बनाए, तो वो उसको अच्छा मजबूत और उसको ज़्यादा बनाएगा, उसी अमाउंट में ज़्यादा बनाएगा। ऐसे हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने देवेंद्र जी को भी दिखाए थे। तो सर हम सब लोग यूज़र एसोसिएशन के सदस्य और सब लोग आपका धन्यवाद करने के लिए ख़ास तौर पे आज इतनी दूर आए हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 30-30, 20-20 साल तक अपने खेत में नहरी पानी नहीं लगाया। हालांकि पानी की बारी बंधी हुई है, लेकिन उन्हें आज तक अभी पानी नहीं लगाया। मेरे गांव के चौटाला गांव के भी लोग बैठे हैं, हालांकि बड़ा मशहूर गांव है हमारा, और हमारे गांव तो 5 MLAs हैं सर। मेरे गांव के लोग बैठे, इन्होंने 20 साल तक कभी नहरी पानी नहीं लगाया। और एक हमारे धर्मेंद्र पाल जी हैं, इनका तो रकबा, इनके मोगे का रकबा सर 129 किले बिरानी था, और अभी जो आपकी पॉलिसी है उसके तहत उस बिरानी रकबे को इन्होंने कल्टीवेशन सिंचाई में लेके आए हैं। यही बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्कार सर, मैं धर्मेंद्र शर्मा, एक्स सरपंच गांव। ये अच्छा है, इन्होंने उनका नाम लिया और वो बोलना शुरू हो गए। चलिए सर, उठाओ, हमें आपसे मिलने की खुशी, सर आपसे मिलने की खुशी इतनी थी, जो आज तक जब से भाखड़ा नहर आई है हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। इस जमाने में लालो हमारा 129 एकड़ रकबा आज भी अनकमांड पड़ा था, जो आपकी कृपा से हमारा नया आउटलेट मंजूर हो गया है। आपका तहे दिल से हमारे दोनों गांव टप्पी और पिपली से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक और बेनती करने आए हैं कि हमारे जो 250 एकड़ 376 एकड़ में ये आउटलेट पास हुआ है, इसमें 250 एकड़ ऐसा रकबा है जिसमें आज तक कोई खाल नहीं बना है, जिसमें काट जरूर है खाल की, वो सारे के सारे कच्चे हैं। इस नए मौके का जो भी पानी है पहले शुरुआत में तो लग जाता है, लास्ट में नहीं जाता है। आपसे विनती है कि जो बिल्कुल कच्चे खाल हैं उनके लिए कोई पहल के आधार पे पाइपलाइन डाली जाए। धन्यवाद जी। चलिए डिमांड साइड पर ना बढ़ो, सजेशन साइड पर आओ। हेलो हाँ सर, आई एम धर्म शर्मा, आई एम ए कंसल्टेंट फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सर यहाँ पे कई सारी समस्याओं की बात हुई। सर हम साइलोज में बात कर रहे हैं सर, बारिश से आने वाला पानी, नहर से आने वाला पानी, ग्राउंड वाटर, देन उसके अलग अलग यूजेस हैं। एग्रीकल्चर अलग यूज है, इंडस्ट्री अलग यूज है, अर्बन वाटर अलग यूज है। तो सर कई प्रदेश के अंदर में एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, IT बेस्ड सोल्यूशन सिस्टम डेवलप हैं, जिसमें पूरे वाटर को मैप किया जाता है एंड डिफरेंट यूजर्स को अकॉर्डिंगली अलाइन किया जाता है। सो इससे क्या सर फ़ायदा मिलता है कि सर वी एट वन स्ट्रेच वी कम टू नो कि कितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है, किस फसल के लिए कितना चाहिए और किस टाइम पे चाहिए। सो इट शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल बारिश आने वाली है, जैसे अभी हुआ था
कि बारिश आने वाली थी गेहूं के टाइम पे और हमने उस टाइम पे इरिगेशन कर दिया तो लॉजिंग हो गई, तो पानी और ख़राब हो गया। तो सर ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पूरा वाटर की अवेलेबिलिटी एक स्क्रीन पे होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कहाँ कितना पानी अवेलेबल है, किसको कितना देना है, कैसे देना है। इट इज़ नॉट, ये ऐसा एक सिस्टम नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया तो वहाँ कैनाल खोल दी तो वो पानी उधर चला गया। अच्छा ऐसा, अच्छा बताइए ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम कौन सी स्टेट की चर्चा आप कर रहे हैं, ताकि पता हमें भी लगे कि कोई बढ़िया सिस्टम कहीं है तो हम उसको करेंगे उसको। सर आंध्र प्रदेश के अंदर में सर ये सिस्टम लागू है सर, और पिछले 5 साल से लागू है। वहाँ एक जगह है कालेश्वरम करके सर, वहाँ पे करीब 35 लाख जगह को इंटीग्रेट करके, जहाँ एक फसल नहीं होती थी आज वहाँ 3 फसलें होती हैं। गोदावरी के पूरे पानी को लिफ्ट करके दूसरी साइड डाल दिया, और उनको पता रहता है कि मेरी फसल में दे डू अ सॉइल मैपिंग, कौन सी फसल का लीफ वेट इंडेक्स निकाल के पता चल जाता है कि फसल को कब पानी की जरूरत है, तभी वो पानी जाएगा। एंड एंटायर सिस्टम इज ऑन स्क्रीन, कहीं से भी कोई वाटर की लीकेज का सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है सर। वहाँ कैनाल सिस्टम बड़ा है कि लिफ्ट सिस्टम बड़ा है? सर लिफ्ट बड़ा है सर, गोदावरी का एक लिफ्ट बड़ा है, इसलिए उनके कंट्रोल में है वो, कितना पानी कहाँ चढ़ाना है कितना नहीं चढ़ाना है वो उसको अपने टेक्निकल सिस्टम से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ लिफ्ट सिस्टम नहीं है, जस्ट साउथ हरियाणा में 2-3 जिलों में ही है लिफ्ट सिस्टम, बाकी तो सब प्लेन कैनाल सिस्टम है। और कैनाल सिस्टम का जो सिस्टम है वो उस प्रकार से मैनेज करना उतना आसान नहीं है जितना लिफ्ट तो अपने हाथ में, जब बटन दबाओगे चढ़ जाएगा, नहीं दबाओगे रुक जाएगा। इसलिए हम कंट्रोलिंग प्लेन एरिया में तो सब पानी जब फैल रहा है तो उसका कंट्रोलिंग अपने हाथ में नहीं होता है। सर 1200 कनाल हैं हरियाणा के अंदर सर, वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा कनाल सिस्टम हरियाणा और पंजाब का है देश में, और इतना बड़ा कनाल सिस्टम किसी प्रदेश में नहीं है थ्रू आउट द कंट्री। सर कैनाल मैनेजमेंट सिस्टम इज की ऑफ दिस सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी उसी के थ्रू जा रहा है सर, यूजर्स उसी से सबसे ज़्यादा है। इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूजिंग, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो यूजिंग, अर्बन वाटर इज ऑल्सो यूजिंग। तो कैनाल वाटर सिस्टम को अगर इंटीग्रेट कर दें उससे भी बहुत सारा फायदा मिलेगा सर। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, Rajendra ji, yeah, you are from Israel, na? Yes. Yeah, please. So first of all, I want to thank you for inviting us. We work very closely with the team of Mr. Kardian, and we soon will be develop the complete solution for the new district reuse scheme. Regardless to the objective of this conference, I think it's very important the work that you've done here to achieve the target of the states of Haryana in order to do sustainable water management. 3 points that I would like to raise is the first, that when you look in any part of the system of conserving the water, it's not enough just to put the objective, but to have down and detailed plan. And then for that, for example, when you talk about reduction in agriculture system, so 50% reduction in water use by drip irrigation cannot achieve just by dripper. It has to have comprehensive solution, including IoT solution, including management of pressurized, including the quality. And in this regard, I think that in the long range, it will be good for Haryana to move gradually from the canal system to pressurized system throughout the system, both for water supply, both for agriculture and to domestic use. So this, of course, should take over time. But when you're going to a pressurized system, you have all the ability to use both decrease water, let's say, waste, leakage, and so on. Second point I would like to make is regarding to groundwater recharge. All the scheme of groundwater recharge that based on this augmentation of tanks are good for, let's say, collecting the water. But when you look on the groundwater recharge per se, many of these, let's say, structure over time are sealed by silt, by other particle, and from our experience, this type of reservoir are not very efficient for groundwater recharge. What Israel done in this regard, that we build some kind of sequence of 2 reservoirs
That's the first one is to collect the water, and then the second one, or with using specific wells, you can achieve the target of groundwater recharge and use the subsurface not only as storage, but the ability to connect between the surface water and the groundwater. And we will be very happy to share our technical knowledge regarding of operation of such a scheme. The last and not least is what our former, let's say, speaker was speaking about IoT solution. IoT solutions are very common, and there is today a lot of, let's say, solution that makes the entire operation of the entire water system of the entire states, from the ULB, from the Grand Pachat, from the farmer. It's including collecting the data, it's including analyze the data, and it's including optimization of both energy consumption and energy. And once again, we will be happy to share our knowledge on this regards. Thank you. So, one regarding this issue of collecting data and IoT, I think what you are trying to suggest is that you put sensors in the entire system to accurately measure the water and get the readings, right? Analyze that how water is flowing and so on and so forth. Is this project in which we are working together, usme you're talking about SCADA, or IoT is different from SCADA, where you trying to get the data? Today there are solutions that are based. Please keep it away from your mouth. Today we are talking about solutions that called virtual SCADA. So SCADA itself, it's important, but today there is open systems that you can actually transmit and collect data from anywhere and analyze them on very large scale. And I will be happy to present some of these solutions. We will engage with, because Honorable CM is very keen that how do we exactly measure for water accounting, that how do we use these sensors, and we already have deployed RTDAS system, but how can you accurately measure the flow of water and the exact quantum of water which is flowing in the system? You are talking about pressurized, or even in the normal channel Talking flow? about pressurized system, but even in canal system you can actually put some measurement and do we can discuss water accounting. The important area we'll discuss with you. Okay, thank you. It's a matter of very clear that Israelis are very much rich in the experience of water using, rather because we are having the plenty of water. Now we are talking of shortage of water, but as far as Israel is concerned, we compare Haryana with Israel, we have plenty of water as Israel is having, because you never have used this canal water. You are using always micro irrigation there, na? करोड़ों रुपए लगा I can just argue, sir, that I think in the long term, Haryana itself will have a shortage of water. And you see with the data that presented by the team here today that there is a deficit of 15 billion cubic meter a year. So Haryana itself will have to face the shortage of water. And in the long range, it's have to need to find some sustainable solution. Have you prohibited by law use of water other than pressurized system? We don't provide it by law, but just the price is not give any chance to anyone to use the water without efficient drip irrigation or micro irrigation today. It's just not that it's not allowed, that it's not have any economical base, and so people don't use it. चलिए हाँ पीछे हाँ मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिस्कशन हो गया है जस्ट 4 to 5 हाँ राजेंद्र जी बोलेंगे लास्ट में 4 to 5 स्पीकर्स कैन शेयर देयर आइडियाज़ फिर उसके बाद समाप्त करेंगे सर नमस्कार मैं कमल तिवारी दाइकी एक्सेस पलवल फैक्ट्री से जो STPM बनाते हैं जिसका उद्घाटन आपने ही किया था उसमें हमने 2 पहल और उसके बाद की हैं आपने जो MOU स्किल डेवलपमेंट में हमने SBSU श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से किया था आपको जानकारी लेके खुशी होगी कि 23 बच्चे हमने उसमें से अपने फैक्ट्री में और बाकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए लगाए हैं
और जोकासो का जो जापानीज कोर्स है जो ऑलमोस्ट 60 साल से वहाँ पे मैच्योर हुआ है, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लागू कर दिया। और एक जो सजेशन मेरा रहेगा, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं और इतना पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे और इतने एसेट क्रिएट करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट का एक स्पेसिफिक फोकस देना चाहिए, जिसके अंदर में जितने भी जो ऑपरेशन मेंटेनेंस के यूजर्स हैं, चाहे वो यूजर साइड पे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन साइड पे हैं या मेंटेनेंस साइड पे हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू लेके जाना चाहिए, उससे वो पब्लिक एसेट बचेगा। दूसरा, वाटर जब हम इतना फोकस उसके ऊपर डाल रहे हैं, वाटर आज की डेट में एज एन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई इंसेंटिव वाटर की इंडस्ट्री को नहीं है। और तीसरा जो है वो इंसेंटिव स्कीम कोई आज की डेट में यूजर के लिए भी नहीं है एसटीपी इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे सोलर में हमने एक स्कीम लाए थे कि घर के अंदर अगर आप सोलर लगाते हैं तो अगर आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो देयर वाज अ इंसेंटिव स्कीम, एंड दैट वाज आल्सो देयर इज अ स्कीम दैट एक्सेस ऑफ दैट पावर कैन बी परचेज बाय द गवर्नमेंट। सिमिलर स्कीम कैन बी थॉट थ्रू फॉर वाटर सेक्टर एज वेल। ठीक है, हम बस लास्ट आप, फिर राजेंद्र जी। नमस्कार सर, मेरा नाम लखविंदर धालीवाल, गांव मल्ले का, विधानसभा इलाहाबाद। सर मैं एक किसान हूं, जो डीएसआर की बजाई होती है उसके बारे में बताना चाहता हूं सभी साथियों को, और थोड़ा सा उसमें बदलाव की ज़रूरत है जी। डीएसआर की बजाई मैंने की थी थोड़े रकबे में, और उसका जो मेरा वजन निकला धान का वो 7 क्विंटल पर एकड़ ज़्यादा था दूसरे से, और उसमें डीएसआर से बजाई करवाई। और एक सर रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ जो अपना फुवारा सिस्टम हो रहा है उस पर सब्सिडी मिल जाए तो हम वो करने को तैयार है। मेरे को देख के मेरे गांव में इस साल 50% डीएसआर से बजाई होगी, और मैं 100 की 100% करूँगा जी। जो सब्सिडी आती है ना जी, अभी डीएसआर पे आई है वो 40,000 रुपये हैं, मैंने अभी पता किया, लेकिन मशीन 1,40,000 की है। पीछे सुपर सीडर लिया हमने जी, वो 2.5 लाख का मिला, सब्सिडी 50% कह के 1 लाख जा, तो ये मशीनों वाले रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। इसमें थोड़ा सुधार हो जाए सर। और डीएसआर बहुत कामयाब है। कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने खेती की थी, अब मेरे गांव में करेंगे, और दूसरे किसानों को लाकर वहाँ डिपार्टमेंट वाले दिखाएं और हमारे से मिलाएं कि इनकी कितनी आमदन बढ़ी है और पानी की कितनी बचत हुई है। धन्यवाद सर। नहीं, सब्सिडी आप माइक्रोवेशन की कह रहे हैं या किसकी कह रहे हैं? हाँ जी, माइक्रोवेशन की। नहीं, माइक्रोवेशन तो है ना सब्सिडी पहले भाई। स्पेसिंग की बात करोगे ना आप, ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो 85% देते हैं जी जी, उसमें वो जो ड्रिप की मशीन लगती है उसमें 120 सेंटीमीटर, आप वही कह रहे होगे कि भाई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको 60 सेंटीमीटर कर दो, स्पेस कम कर दो, हाँ जी, उससे वो कीमत बढ़ के सब्सिडी बढ़ जाएगी। हाँ जी, नहीं सब्सिडी मांग रहे हैं अब जैसे कल आई थी बात की। हाँ जी सर, चलिए धन्यवाद सर। जो आपने खालों को भी एरिया बढ़ाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजेंद्र जी अपने सुझाव से अवगत कराएंगे हमको। मुझे 2-3 छोटी बातें कहनी है। एक तो आपने ही अनुराग अवस्थी रस्तोगी जी को लगा के वो जो साबी का पानी मसानी में लेके आए थे जी, इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी है और अच्छे लोग भी हैं। ये जो यमुना का पानी है ना, इसको नजफगढ़ लेक में ले आना चाहिए। तो एक तो जो अभी हरियाणा के ऊपर दिल्ली की तरफ से पोल्यूशन वाला मसला है, इसमें वो डाइल्यूशन से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यदि यमुना का फ्लड का पानी आपके पास एक ये इतना बड़ा बैंक है सरफेस के ऊपर, उसको किसी तरह यदि यहाँ ले आए, और आपके पास कैनाल सिस्टम भी है, उस कैनाल सिस्टम में ही लेके आ सकते हैं। यदि कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनाना हो तो एक्स्ट्रा भी बनवा सकते हैं। पर ये किसी तरह फ्लड का पानी हमें नजफगढ़ में लेके आना चाहिए, जिससे जो नीचे वाला इलाका है इसका समाधान निकल आएगा। एक तो मुझे आपसे ये अर्ज करनी थी। दूसरी अर्ज ये करनी थी कि अरावली में अभी भी आपके पास बहुत सारी जगह बची हुई हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे जल संरचनाओं का निर्माण करके आपका अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज का काम नेचुरली हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा हमें कुछ रिचार्ज बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना पानी ऊपर से जाता है, अभी भी आपके पास अरावली में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर भी हैं, मिक्स फ्रैक्चर भी हैं, और कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स भी हैं। यदि हमारे जियो हाइड्रो साइंटिस्ट और सिविल इंजीनियर्स दोनों बैठकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा बैठ के, क्योंकि ये मालिक है ना फॉरेस्ट के, ये सब हमसे डरते रहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट में कैसे पानी का काम करेंगे। अभी तो अच्छा है कि विनीत जी थोड़ा इसीलिए आपको साथ बैठाया इनके
डर खत्म हो जाए। हाँ, तो थोड़ा सा जरा ये अरावली वाला जो हिस्सा है इसमें हमें ज़रूर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और वो जितना फ़ायदा उससे एक ही साल में हो जाता है जितना उसमें खर्च होता है। तो ये दूसरा काम मुझे लगता है कि हमें थोड़ा प्रायोरिटी पे करना चाहिए। और तीसरा मैंने आपके पीछे से अर्ज की थी कि ये जो पूरा मेवात वाला इलाका है वो पानी की तंगी में बहुत त्रस्त है। आपने उस दिन हम लोगों को धन्य कर दिया कि अगले दिन आप वहाँ आके वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने उद्घाटन किया और फिर उसके बाद तो 30 कंप्लीट हो गए अब तक, कुल 7-8 महीने बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। 7-8 महीने हुए कंप्लीट हो गए। और मैंने आपके पीछे से इनको फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि सचमुच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कृपा दृष्टि भी हो जाए हमारे साथ, और देवेंद्र जी तो थोड़ा लग गए हैं मन से, वो तो चाहते हैं कि वहाँ मेवात में अच्छा काम हो जाए, तो ये दोनों यदि मिल जाए तो मैं सचमुच कह रहा हूँ अगले साल में 300 स्ट्रक्चर्स। यदि का क्या मतलब है? नहीं ये अभी विनीत जी नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने खड़े हो गए हैं। दोनों मिल गए। देवेंद्र जी ने तो बोल दिया, विनीत जी नहीं बोल रहे हैं, खड़े हो गए। विनीत गर्ग यदि बोल दें कि नहीं हम तो बहुत अच्छा काम वो मेवात में, सचमुच आपकी रिजीम में वो मेवात पूरा पानीदार बन जाएगा। ये जुम्मा मैं लेने को तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ के मेवात को पानीदार बनाने के लिए मैं रात दिन एक कर सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। बस मुझे यही 2 बातें अर्ज करनी थी। समाप्त करें या क्या? और चलो, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, फिर तो लंबा हो जाएगा। एक और बोल रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, बस और नहीं, बाकी बैठ जाओ आप। मुख्यमंत्री महोदय, नहीं पीछे बैठ जाओ, आपको नहीं कहा मैंने। दिलीप कुमार, गांव चौटाला। अरे भाई, वो तो चौटाला वाले इतने तगड़े हैं। आपकी जो पक्के खाल योजना बोल के मानेंगे, बहुत अच्छी है, ये पूरे हरियाणा में होनी चाहिए। बन गए वो भी ठीक है, बाकी रहे हुए भी बनने चाहिए जी। बनाओगे। हाँ जी, आप बोलो। कोटला नहीं, नजफगढ़ नहीं, नहीं कोटला। हाँ, नमस्कार सर, अंतिम प्रश्न पूछने का इजाज़त देने का धन्यवाद। मेरा नाम कुमार सुप्रवीण है। मैं वैसे पूर्व में 1999 बैच का IAS ऑफिसर रहा हूँ, हरियाणा कैडर। अच्छा। और दूसरा अभी मैं सीनियर कंसल्टेंट के रूप में HWRA में मैडम के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। और IIT दिल्ली से मैंने पास आउट किया और हमारे सहयोगी थे वहाँ के कोलीग डॉक्टर SS कादयान। अच्छा सर, मैं पशुधन और जल इन दोनों का समेकित दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इस पर मैंने थोड़ा सा चिंतन किया था। तो जो पशुधन के लिए जो उपयोगी जो चारा होता है, चाहे वो बरसीम हो या चाहे वो सोरगम हो, तो उसके बारे में क्या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा क्लियर कट कैलकुलेशंस है कि हमारे पास कितने पशुएं हैं और उसके लिए हमें कितने चारा का ज़रूरत है और उसका वाटर रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा। एक तो वर्तमान दृष्टिकोण से हमारे पास जितना लाइव स्टॉक है उसके अनुसार से, चाहे वो बफेलो हो या आपका कैटल हो, बछड़े हो, सब हो। दूसरा, जो प्रोजेक्टेड एक पॉपुलेशन होना चाहिए हमारा कैटल का या बफेलो का, जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होना चाहिए, हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके दूध की रिक्वायरमेंट के अनुसार या दही या मिठाई वगैरह जो बनते हैं उसका टोटल कितना प्रोजेक्शन होना चाहिए और उसके अनुसार उनका कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कितने हमारे पास पशु होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा पशु हैं तो वो कटने चले जाएंगे और देश की 70-80% जनता मानती है कि गाय माता है तो वो चाहते नहीं कि कटे। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा पशु हैं तो उसके बाद फिर कोई चारा नहीं बचता है, लोग किसी न किसी तरीके से यही कार्य होता है। तो इसको बचाने के लिए एक पूरी स्कीम की ज़रूरत है जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री का रोल भी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा जो है, जब मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर था तो मैंने बायो विलेज जो है
2 जगह बनाए थे, एक पिरू वाला में बनाया था, दूसरा मांडे वाला में शुरुआत किया था हमने। तो बायो विलेज में हमने दूध का कंपोनेंट, केंचुआ खाद का कंपोनेंट और बायो पेस्टिसाइड का कंपोनेंट हमने डाला था। तो केंचुआ खाद तो अब तो जग जाहिर है कि वो मिट्टी को अच्छा करेगा। तो क्या हम ब्लॉक लेवल पे बायो विलेज का कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? ये भी एक सोचने का विषय है। तो इन सब विषयों पे जो है मेरे ख्याल से और चिंतन की आवश्यकता है, जो कि इसमें ठीक बात है, कम्प्रिहेंसिव तरीके से सब चीज़ें सोचनी चाहिए। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके विजन के अनुरूप ये 2 दिन का जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ और भविष्य के लिए क्या एक्शन प्लान संभावित है उनके शब्दों में, उनके विजन के अनुरूप, उससे हम सबको वो रोशनी भी दें, ऊर्जा भी दें, मार्गदर्शन भी दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस 2 दिन की संगोष्ठी, इसका समापन का ये कार्यक्रम मंच पर विराजमान श्री DS ढेसी जी, आदरणीय बहन केशनीनंद अरोड़ा जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, उमाशंकर जी, उपस्थित पंकज अग्रवाल जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे अधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं से, सभी विभागों से उपस्थित सभी सज्जन वृंद, 2 दिन का ये सेमिनार, एक कल्पना की थी देवेंद्र सिंह जी से, जो मैंने बात की, मैंने कभी हम पानी के ऊपर एक बहुत विस्तृत चर्चा हम करें। अभी तक का अनुभव यह है कि कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे एक सेमिनार हम करते हैं, 5-7 वक्ता उसमें होते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट अपना अपना विचार रख करके और इतिश्री हो जाता है। उसमें से भी ऐसा नहीं कि उसका लाभ नहीं हो, उसमें से भी कई योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं जो है अपने गति से चलती रहती हैं, लेकिन जितना परिणाम तेज़ी से हमको इसमें लाना चाहिए वो परिणाम आ नहीं रहा था। उसी में से देवेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई कि 2 दिन का एक सेमिनार करना चाहिए और जितने भी इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं लोग, नई योजनाओं में अपने सुझाव दे सकते हैं और रादर जो प्लानिंग स्वयं उस समय तक बना सकते हैं, ऐसे सब लोगों को एकत्र आना चाहिए। हम सब लोग यहाँ आए, 2 दिन इकट्ठे रहे, अलग अलग सेशन में हमारी चर्चा अलग अलग विषयों को लेकर के हुई और साथ साथ उन विभागों ने अपनी कुछ योजनाएं भी बना करके दी हैं। सब लोगों ने अपने सुझाव भी, कल भी ओपन सेशन था, आज भी ओपन सेशन में मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। अब सभी सुझावों के ऊपर एकदम तुरंत निर्णय करना तो शायद कठिन भी होता है, संभव भी नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर आगे प्रेजेंटेशंस हैं, आगे फिर छोटी बैठकें हैं, उसमें विचार डेवलप होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस के आधार पर विचार करने के बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। फिर भी मुझे सब विभाग के लोगों ने बीच बीच में जो जानकारियां दी हैं और अंत में आ जाने के बाद सभी विभागों की ओर से एक रिपोर्ट भी दी गई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि रोड मैप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरा रोड मैप तो अभी नहीं बना है, वो तो बाद में फिर बैठेंगे संबंधित लोग और विचार करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से लेकर के आनी पड़ती है, जो एक्सपर्टाइजेशन जिनका होता है उनसे लेनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी सारी कोई हमारे पास उपलब्ध होती है ऐसा नहीं है। आपके बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अनुभव रखते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ सुझाव दिए भी हैं, उन सबको बुला करके भी उस विषय पर आगे करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस है, अब जैसे हमारे राजेंद्र जी हैं, पानी के बारे में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैंने स्वयं देखा है। हमारे जो अथॉरिटी है, वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, इसमें जो लगे हुए लोग हैं उनकी भी अपनी एक्सपर्टाइज सबकी हो गई है। पॉन्ड अथॉरिटी के लोग, इनका अपना एक सिस्टम एक बन गया है। इसी प्रकार से माइक्रो इरिगेशन, मिकाडा, पहले काडा डिपार्टमेंट अलग था, माइक्रो इरिगेशन अलग था, हमने मिला करके इसको मिकाडा किया ताकि उसको कंबाइंड एक तरीके से और उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, उन प्रयत्नों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल मैंने विषय रखा था, उसके अंदर हर एक पहलू पर हमको विचार करना होगा, कोई एक पहलू नहीं है।
और ये जैसा कहा गया कि साइलोज में विषय विचार करते हैं, वास्तव में साइलोज पर इसलिए करना पड़ेगा कि कोई पानी का कोई एक ही उपयोग है और एक ही उसका कारण यानी विषय स्रोत है, ऐसा नहीं है। स्रोत भी अलग अलग हैं, उपयोग भी अलग अलग हैं, उसका रिसाइकलिंग होकर के उसका यूज़ भी अलग अलग है, और उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसकी मैनेजमेंट के भी सिस्टम सब अलग अलग हैं। तो इसलिए सबको अलग अलग तरीके से, लेकिन दिशा एक रखनी है। एक जो हमारा टारगेट है कि हम अपने आप को कैसे पानी के विषय में आत्मनिर्भर बनाएं, अगली पीढ़ी की भी चिंता करें। कई बार आत्मनिर्भर बनाते समय कुछ गलतियां हमारे से ऐसी हो सकती हैं कि आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे वजन इसका और भार पड़ेगा, आबादी भी बढ़ रही है, विकास भी आगे बढ़ रहा है, खेती की भी नई नई टेक्निक आ रही हैं, पानी का उपयोग भी नए नए तरीके से हो रहा है। आज मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ गोरखपुर में एटॉमिक एनर्जी का एक प्लांट लग रहा है। तो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट सामान्यतः जितने ज़्यादातर लगे हुए हैं या तो नदियों के किनारे लगे हैं या फिर समुद्र किनारे लगे हुए हैं। हमारा ये गोरखपुर का प्लांट ना तो ये किसी नदी के किनारे है और ना ही ये समुद्र के किनारे है, लेकिन पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता उसको पड़ेगी, और पानी की आवश्यकता आखिर अल्टीमेटली हमको अपने भाखड़ा सिस्टम में से इसको देना पड़ेगा। तो ऐसी आवश्यकताएं भी कभी अचानक जब ध्यान में आती हैं तो उसका भी हमको प्रबंध करना होगा। तो आज जिन बातों का मुझे बताया गया उसके अंदर एक तो जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इस पर फोकस करने वाला है एग्रीकल्चर, खास करके उसमें जैसे धान का विषय है उसको भी बढ़ाएंगे। जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2 साल पहले चलाई थी, उसको ज़रा और कम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका ट्रैक करना पड़ेगा कि जो किसान एक बार धान को छोड़ते हैं वो लगातार छोड़े रखें और नए किसान भी उसमें ऐड हों। कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिस एरिया में शायद ये करना संभव भी नहीं है, वहाँ अभी तक तो ये लगता है कि धान के अलावा कुछ बुआई उनकी हो भी नहीं सकती है, तो ऐसे एरिया को छोड़ना भी पड़ेगा। नए एरिया में धान के लोग कम जाएं। अभी तो क्या है, पानी की आवश्यकता थोड़ी पूर्ति हुई, थोड़ा पानी ज़्यादा हुआ या एक वर्षा ज़्यादा आ गई तो लोगों को लगता चलो धान की बुआई कर दो। अभी तक धान यानी कम होने के बजाय पिछले सालों में ट्रेंड तो यही रहा कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। अब उसको कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि पानी भी बचे और धान में हम आत्मनिर्भर भी हैं। धान की बहुत बड़ी आवश्यकता कोई अपने प्रांत में तो वैसे भी नहीं है, देश में भी जितनी धान की आवश्यकता है वो सारा देश उसको प्रोड्यूस कर रहा है। बासमती एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको कम करने की तरफ डिपार्टमेंट ने विचार किया है तो आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार धान की सीधी बिजाई, अभी तक 73,000 एकड़ क्षेत्र को हमने सीधी बिजाई के रूप में कराया है, जो आज के आंकड़े हैं, लेकिन टारगेट रखा है कि 2 लाख एकड़ इसके ऊपर हम यानी DSR के ऊपर जाएंगे। उसके लिए जो जो मशीनरी या जो सब्सिडी की बात आ रही है उसको हम पूरा देंगे और उसके कारण से हमारे पास जो पानी बचेगा वो 2 लाख एकड़ फीट पानी ये बचेगा, अर्थात 0.2 MAF पर ही चर्चा हो रही है कल से कि हमारा 14 लाख MAF कम है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा उसमें कवर करेंगे तो इस पानी को हम कवर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने योजना बनाई है। अगले 2 साल के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विषय आ रहा है, उसमें भी अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही 6,000 एकड़ इस क्षेत्र के लिए, हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ही बहुत कम लगता है। कल भी मैं कह रहा था कि भी 100 एकड़ के हम कुछ ऐसे प्लॉट्स बना करके और कोई 100, 150, 200 प्लॉट हम बनाए। कल आंध्रा के लोग हमारे मिले भी थे, वो कंपनी, उनसे बातचीत करके, अच्छा 6,000 एग्जिस्टिंग है। इसको मेरे पास जो लिखा वो 6,000 एकड़ 6,000 से 25,000 करेंगे, फिर तो अच्छा है। 25,000 एकड़ का मतलब 4 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, इससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरकता है वो बढ़ेगी और उसमें जो पानी सॉइल का जो हमारी हेल्थ है वो भी इससे और अच्छा बनेगा। इसी प्रकार जो ज़मीन को यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है,
ये हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज़ में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक योजना अपने सामने है। STPs की बात अभी आई कि लगभग 200 STPs तो इस समय रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। 300 MLD का रीयूज़ अभी चल रहा है। इसमें केवल पब्लिक हेल्थ का ही काम थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके अंदर और जो विभाग हैं, खास करके पानी यूज़ करने के लिए सिंचाई विभाग, खेती के लिए उसको उपयोग कैसे करें, इस पर भी उन्होंने विचार किया है कि हम 75 MLD का जो पानी है इसको सिंचाई के लिए, 75 STPs का पानी सिंचाई के लिए इसके अंदर हम उपयोग करेंगे। और जितना ट्रीटेड वाटर है इसका टारगेट, अभी 50% पानी इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन कैसे इसको 100% उपयोग करें, अभी तो पार्क्स में या कहीं हॉर्टिकल्चर में इसी के अंदर जा रहा है। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग है। पानीपत के लोग कई बार मुझे कह चुके हैं कि पानीपत आपका 40 MLD का एक प्लांट लगा है, उसका पानी अभी भी ड्रेन आउट हो रहा है। हम उनकी मांग है, हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, ULB है, इरिगेशन है, इन सब विभागों को, ट्रीट करने वालों को भी और यूज़ करने वालों को भी एक समन्वित कोई प्रयास करके और इसको गति इसको देनी पड़ेगी। टैरिफ का जहाँ तक विषय आया है, अभी प्रारंभ में टैरिफ ज़्यादा लगाना इसलिए भी शायद उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तो पानी के हमारे यानी फ्रेश वाटर का जो टैरिफ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब वो ज़्यादा नहीं है तो फिर ट्रीटेड वाटर देने के लिए तो कभी कभी तो एक समय था अंग्रेज़ों ने हमको चाय पिलाई तो कॉर्नर पर खड़े होकर के फ्री में चाय पिलाई। आज भले वो 20 रुपये 30 रुपये कप चाय पीनी पड़ती है, लेकिन शुरू में फ्री पिलानी पड़ती है। बाद में अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी पानी की टैरिफ की जब बात आएगी उस समय, क्योंकि जैसा इजराइल के हमारे बंधुओं ने कहा कि ये वहाँ कंट्रोलिंग टैरिफ से भी करते हैं, कानून नियम नहीं बनाते हैं। ये कहते हैं कि पानी जितना यूज़ करोगे उतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज है डिमांड एंड सप्लाई जो है कमोडिटीज़ की वो कंट्रोल करती है, और पानी जो है इट इज़ अ कमोडिटी ओनली। ऐसा विषय नहीं रहा कि पानी का जैसा मर्जी जितना मर्जी उपयोग पहले करते थे उतना करते चले जाए। उसका आगे चल करके हमको एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये ट्यूबवेल जो उथले ट्यूबवेल, ये रिचार्ज बोरवेल उथले ट्यूबवेल तो एक ही बात है और कुछ है, शैलो ट्यूबवेल, तो इनकी संख्या अभी तक 5000 तालाब हैं और नहीं कुल संख्या ये हो जाएगी 9500, जो अभी 1600-1700 ही संख्या है। तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पॉन्ड हैं, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग की रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है। ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सीचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये कि बिना पाइप के
केवल गड्ढा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी और इसमें हर खेत में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ हम बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी। इस पर ज़रूर विचार करें, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स हैं HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है। बहुत अच्छा, पानीपत की बात मैंने बताई दी है। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे ज़ीरो लिक्विड यानी ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहाँ का पानी जो है अंदर ही यूज़ हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग, ULB यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहाँ तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीज़ों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहाँ हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HFCP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज़ हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज़्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं, उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। फिशरीज ने भी अपना फिशरीज का प्रोग्राम और आगे कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक श्रिम्प कल्चर की जो खास करके सिरसा जिला में जो प्रोडक्शन है वो 5000 एकड़ में करेंगे। अभी कितनी है? अभी 2500 एकड़ में है। इसको डबल किया जाएगा ताकि इसमें भी जो हमारा खारा पानी है, अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन है या कौन सा है, सेलाइन वाटर है, तो सेलाइन वाटर का उपयोग जो इस मछली पालन के उपयोग में ही आ सके। ऐसे ही जो हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उसमें जो कूलिंग टावर्स हैं उसमें पानी का उपयोग होता है। खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे। और उसमें तो एक ऑब्लिगेशन भी है हमारे ऊपर, सेंटर ने भी कुछ कहा है कि इसका 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो सारा पानी जो है वहाँ भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीज़ों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट अपना काम करें। बजट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये काम ऐसा है कि कोई भी, हम अपना बजट तो खैर लगा ही रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं, कुछ अन्य NGOs हैं, अन्य कोई CSR में से भी हम इसका बड़ा पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही। बड़ा फैक्टर इसमें IEC के माध्यम से जन जागरण पैदा करना और जनता की भागीदारी। अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी ये आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना जब मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गाँव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई या जो माइनर है उसकी सफाई करने के लिए भी हर घर से एक व्यक्ति, उनका एक निश्चित होता था, यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है, यहाँ से यहाँ तक इस गांव ने करना है। हर गांव हर घर का एक व्यक्ति जाकर के काम करके आता था और कई बार तो एक दिन के बजाय 2-2 दिन 3-3 दिन जाते थे। पूरा जब साफ हो जाता था तब जा करके उसमें पानी छोड़ा जाता था। आज थोड़ा ट्रेंड ऐसा हो गया कि हर चीज़ जो मुझे छींक भी आई तो इसका इलाज भी गवर्नमेंट करेगी, एक स्वभाव बन गया है। उस स्वभाव को बदलना होगा। मध्य प्रदेश में पानी की जितनी वाटर बॉडीज जितनी रिजुविनेट की गई हैं वो सारी जन भागीदारी से की गई हैं। उन्होंने जितने पॉन्ड्स हैं वहाँ इलाके में, हाँ उसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। जिस गांव ने अपना पॉन्ड ठीक किया उसको इंसेंटिव दे दिया विकास के काम के लिए। अब ठीक है, विकास का काम तो हम इंसेंटिव के बिना वैसे भी देंगे तो करना तो है ही वो,
इससे थोड़ा प्रायोरिटी हो जाती है कि जो गांव अपने इस काम को करेगा, साथ में उनको पहले ही और विकास के कामों के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन कोई भी योजना बनाए, लोगों की भागीदारी ये बहुत ज़रूरी है। जन भागीदारी से ओनरशिप भी आती है, लोगों को उनके साथ अपनत्व जुड़ता है कि ये चीज़ हमारी है, हमने की है, और उसकी फिर बाद में रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। अन्यथा अगर चीज़ उनकी अपनत्व की भावना नहीं जुड़ी, ओनरशिप नहीं आई, तो बनाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं किया तो उतना जल्दी वो फिर खराब भी होती है, डैमेज भी होती है। तो उसका एक लंबा एक प्रभाव करने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मैं तो कुल मिला करके यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक एफर्ट, एक प्रयत्न आज ये हुआ है। इसमें सब लोग, जितनी चर्चा हुई है उसमें से एक उत्साह लेकर के सब जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने तरीके से जो आपके मन में आया है या दूसरों ने भी सुझाव दिए हैं हमारे लिए अगर उपयोगी हैं तो हम उसको ज़रूर लागू करें। इतनी बात कह करके अपनी शुभकामना देते हुए बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का इस पूरे मार्गदर्शन के लिए और उन तमाम सोच और विजन के लिए माध्यम से भी उनसे हमें प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करूंगा केशनी आनंद अरोड़ा मैडम और देवेंद्र सिंह जी से। आभार के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए एक मेमेंटो। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।